नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस बियॉन्ड लिमिट्स के इस नए अध्याय में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी तकनीक की जो इंसान की किस्मत को बदलने की ताकत रखती है। सोचिए, अगर हम बिच्छू के झड़ते हुए अंग दोबारा उगाने की क्षमता इंसान को दे दें, या फिर कैंसर को उसके जन्म से पहले ही मिटा दें, या एक ऐसा बच्चा तैयार करें जिसके जीन्स हम खुद डिजाइन करें, जिसे बीमारियां कभी छू भी ना पाएं, जिसकी बुद्धि, शक्ति, लंबाई सब कुछ हम तय करें। ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं, ये है जीन थेरेपी और डिजाइनर बेबीज का सच। एक ऐसी वैज्ञानिक क्रांति जिसे ईश्वर जैसी शक्ति कहा जा रहा है। आज के इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे वैज्ञानिक डीएनए की कहानी को एडिट कर रहे हैं, कैसे क्रिस्पर नाम की एक छोटी सी आणविक मशीन इंसान के भविष्य को फिर से लिख रही है, और कैसे ये तकनीक एक नए युग की शुरुआत भी हो सकती है, और एक खतरनाक खेल भी। तो चलिए घुस जाते हैं बायोलॉजी के सबसे गहरे कमरों में, जहां इंसान खुद अपनी ही रचना को एक नए रूप में तैयार कर रहा है। मैं हूं आनंद और आप सुन रहे हैं एक ऐसी कहानी जहां विज्ञान इंसानियत को दोबारा परिभाषित करने जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, जीन थेरेपी चिकित्सा की क्रांति। जीन थेरेपी द मेडिकल रेवोल्यूशन, वह सपना जो सच हो रहा है। आज से कुछ दशक पहले तक जो बातें वैज्ञानिकों के सपनों में भी नहीं होती थी, आज वे हमारी हकीकत बन रही हैं। हमारे पास एक ऐसा हथियार आ गया है जो प्रकृति के सबसे गहरे रहस्यों, जीवन के नियमों को बदल सकता है। ये हथियार है जीन थेरेपी या जीन चिकित्सा। ये कहानी है उस यात्रा की जहां मनुष्य जाति ने स्वयं को पुनर्निर्मित करने की क्षमता हासिल कर ली है। अध्याय 1, जीन जीवन का नक्शा। हमारा शरीर एक विशाल, अति विस्तृत पुस्तक के समान है। हर कोशिका में हमारे शरीर की, हमारी क्षमताओं की, हमारी बीमारियों की पूरी योजना मौजूद है। ये योजना डीएनए के रूप में लिखी गई है, और जीन कुछ ऐसी पंक्तियों का समूह है जो इसी पुस्तक के खास अध्याय हैं। ये अध्याय तय करते हैं कि आपकी आंखों का रंग क्या होगा, आप लंबाई में कितने होंगे, या आपको कोई खास रोग होने की संभावना है या नहीं। आसान शब्दों में, जीन वह आधार है जिस पर हमारा पूरा जीवन टिका है। अध्याय 2, जीन थेरेपी का जन्म, एक दोष को सुधारना। अब सोचिए, अगर किसी पुस्तक के किसी अध्याय में कोई गलती हो जाए, कोई अक्षर गलत लिख दिया जाए, तो क्या होगा? वह अध्याय सही से नहीं पढ़ा जा पाएगा। वैसे ही जब किसी जीन में कोई दोष या म्यूटेशन हो जाता है, तो वह बीमारी का कारण बनता है। जीन थेरेपी का विचार यहीं से आता है। यह एक ऐसी विद्या है जिसमें चिकित्सक वैज्ञानिक खराब हुए जीन को ठीक करने का प्रयास करते हैं। वे शरीर में एक नया स्वस्थ जीन लेकर जाते हैं, जैसे किसी किताब का गलत अध्याय हटाकर एक नया सही अध्याय लगा दिया जाए। अध्याय 3, क्रिस्पर आनुवंशिक कैंची। इस क्रांति को संभव बनाया है एक अद्भुत तकनीक ने जिसका नाम है क्रिस्पर। इसे आप जेनेटिक सिजर्स या आनुवंशिक कैंची भी कह सकते हैं। पहले जीनों में बदलाव करना एक अति कठिन, महंगा और धीमा काम था। क्रिस्पर ने इसे आसान, सस्ता और तेज बना दिया। जैसे आप किसी कंप्यूटर फाइल में से कोई शब्द ढूंढकर उसे डिलीट या चेंज कर देते हैं, वैसे ही क्रिस्पर आसानी से डीएनए की लंबी श्रृंखला में किसी खास जीन को ढूंढकर उसे काट सकता है या बदल सकता है। इसने पूरा क्षेत्र ही बदल कर रख दिया है। अध्याय 4, सफलताएं और आशाएं। जीन थेरेपी ने पहले से ही कई जीवन बदल दिए हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ने में इसने नई राह दिखाई है। कुछ दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियां जिनका पहले कोई इलाज नहीं था, अब जीन थेरेपी के जरिए ठीक की जा रही हैं। वैज्ञानिक ऐसी दवाइयां बना रहे हैं जो सीधे दोषपूर्ण जीन को ठीक कर सकें, बजाय इसके कि वे सिर्फ लक्षणों को दबाएं। ये चिकित्सा जगत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाग 2, डिजाइनर बेबीज, एक नैतिक भूल भुलैया। डिजाइनर बेबीज एन एथिकल लैबिरिंथ। एक नए युग की चुनौती, लेकिन हर बड़ी ताकत के साथ एक भारी जिम्मेदारी भी आती है। जीन थेरेपी का उपयोग जब तक बीमारियों को ठीक करने तक सीमित है, तब तक सब ठीक है। पर क्या आप इसका उपयोग किसी बच्चे के गुणों को चुनने या बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, जैसे उसे लंबा, गोरा, तेज दिमाग या खास प्रकार की प्रतिभा वाला बनाना? यहीं से आता है डिजाइनर बेबीज का विचार।
ये वह क्षण है जहां विज्ञान नैतिकता के एक ऐसे कॉम्प्लेक्स रास्ते पर चल पड़ता है जिसका अंत किसी को नहीं दिखता। अध्याय 1। सबसे पहला और सर्वमान्य कारण है गंभीर आनुवंशिक बीमारियों से बचाव। अगर माता पिता को पता है कि उनकी आने वाली संतान को कोई खतरनाक आनुवंशिक रोग है, जैसे हंटिंगटन या कुछ प्रकार के कैंसर, तो वे इस बीमारी को जीनों से हटाकर एक स्वस्थ जीवन दे सकते हैं। क्या आप अपने बच्चे को जीवन की शुरुआत में ही हर लाभ देना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि वह किसी खास प्रकार की कला, जैसे संगीत या खेल, में निपुण हो? यहीं से विवाद शुरू हो जाता है। क्या ये बेहतरी है या फिर प्रकृति के साथ खिलवाड़? अध्याय 2। एक नई सामाजिक असमानता। डिजाइनर बेबीज का सबसे बड़ा खतरा एक नई सामाजिक असमानता को जन्म देना है। कल्पना कीजिए एक ऐसा समाज जहां अमीर लोग अपने बच्चों को लंबा, सुंदर, तेज दिमाग और रोग मुक्त खरीद सकते हैं, जबकि गरीबों के बच्चे प्राकृतिक रूप से पैदा होंगे। क्या इससे समाज में दो वर्ग नहीं बन जाएंगे, एक सुपीरियर या शक्तिशाली वर्ग और दूसरा साधारण वर्ग? क्या जीवन एक लग्जरी प्रोडक्ट बनकर रह जाएगा? ये सामाजिक समस्याएं गंभीर हैं। अध्याय 3। माता पिता के चुनाव का बोझ। इस तकनीक का बोझ बच्चे पर भी पड़ेगा। अगर एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ है जिसके माता पिता ने उसके गुण चुने हैं, तो क्या वे उसे हर कदम पर अपनी उपलब्धियों के लिए जवाबदेह मानेंगे? अगर कोई बच्चा खेल में ओलंपिक मेडल जीतने के लिए बनाया गया है, पर उसे संगीत में दिलचस्पी है, तो क्या वह अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ जा पाएगा? यह माना या न माना के भाव को जन्म दे सकता है। बच्चे पर ऐसा दबाव होगा कि वह स्वयं को किस तरह जीवन दे। अध्याय 4। विविधता का अंत। प्रकृति ने हमें अनेक प्रकार के रंग देकर, अनेक प्रकार के गुण देकर एक विशाल समाज बनाया है। हर व्यक्ति अलग है, इसी में है हमारी शक्ति। लेकिन अगर सभी लोग अपने बच्चों को सिर्फ कुछ खास गुणों वाला बनाना चाहेंगे, जैसे सिर्फ लंबाई, सिर्फ तेज दिमाग, सिर्फ एक खास रंग, तो क्या हमारी यह विभिन्नता, ये सुंदर विविधता खतरे में पड़ जाएगी? आनुवंशिक विविधता ही तो हमारी प्रजाति को मजबूत बनाती है और बदलती परिस्थितियों में बचाए रखती है। अध्याय 5। नियम और कानून एक जरूरी रोक। इसलिए दुनिया भर की सरकारें इस क्षेत्र में नियम बनाने पर जोर दे रही हैं। कई देशों में प्रजननात्मक क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग या फिर ऐसे आनुवंशिक बदलाव जो आने वाली पीढ़ियों तक जाएं, पर पूर्ण प्रतिबंध है। लक्ष्य यह है कि बीमारियों का इलाज किया जाए, लेकिन मनुष्य जाति के आनुवंशिक स्वभाव के साथ खेलना नहीं। ये नियम अति आवश्यक हैं, क्योंकि कोई भी गलती भविष्य की पीढ़ियों के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है। जीन थेरेपी और डिजाइनर बेबीज की कहानी मनुष्य की बुद्धिमत्ता की जीत है, पर साथ ही यह एक ऐसी आग है जो या तो हमारी सेवा कर सकती है या हमें जला सकती है। क्या हम इस शक्ति का उपयोग सिर्फ दूर करने और जीवन सुधारने के लिए करेंगे, या फिर हम एक ऐसे भविष्य की रचना करेंगे जहां इंसानियत की सच्ची पहचान, दया, प्रेम, विवेक खो जाए? इसका उत्तर हमारे पास आज नहीं है, लेकिन यह निर्णय हमें बहुत जल्द लेना होगा। भाग 3। भविष्य का मानव स्वप्न और दुस्वप्न। द फ्यूचर ह्यूमन ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स। अध्याय 1। एक नई शुरुआत का सवाल। तो क्या हम वाकई एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से इंसानी नस्ल की दिशा ही बदल जाएगी, जहां हम सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं, बल्कि इंसान की परिभाषा को ही बदल देंगे? ये सवाल अब सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारी प्रयोगशालाओं और नीति निर्माण की बैठकों में गूंज रहे हैं। भाग 3 में हम इन्हीं गूंजते सवालों के बीच भविष्य के कुछ रास्तों पर नजर डालेंगे। कुछ रास्ते तो इतने चमकीले हैं कि दिखाई नहीं देते, और कुछ पर इतना सन्नाटा है कि दहल जाने का मन करता है। अध्याय 2। स्वर्णिम स्वप्न, रोगमुक्त मानवता, द गोल्डन ड्रीम, अ डिजीज फ्री ह्यूमैनिटी। आइए पहले एक सुंदर स्वप्न देखते हैं, एक ऐसी दुनिया का जहां कैंसर, अल्जाइमर, एड्स जैसे नाम बस पुरानी किताबों में लिखे मिलें, जहां एक नवजात शिशु को ये जानकर जीवन शुरू करने का अवसर मिले कि उसके जीन्स में कोई अभिशाप नहीं, बस संभावनाएं हैं। जीन एडिटिंग की इस क्रांति का सबसे बड़ा और निर्विवाद सपना यही है, एक रोगमुक्त मानवता का। ये वह लक्ष्य है जिसके लिए इस तकनीक को सार्थक बनाया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम अपनी ऊर्जा इसी दिशा में लगाएं, तो आने वाली पीढ़ी एक ऐसी दुनिया में सांस ले सकेगी जो हमसे कहीं ज्यादा स्वस्थ है।
अध्याय 3, दुस्वप्न का पहला अध्याय, जीन विभाजन, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द नाइटमेयर, द जेनेटिक डिवाइड। लेकिन अब इसी स्वप्न के पार एक दुस्वप्न की छाया देखिए। सोचिए उस समाज की जहां समानता का अधिकार सिर्फ कागजों तक सीमित हो, जहां एक तबका जो इस तकनीक को खरीद सकता है सुपरह्यूमन बन जाए, लंबी उम्र, तेज दिमाग, मजबूत शरीर के साथ, और दूसरा तबका जो गरीबी के चलते नेचुरल ही रह जाए, एक तरह से दूसरे दर्जे का इंसान बनकर। क्या ये विज्ञान कथा नहीं बल्कि एक संभावित भविष्य है? डर इस बात का नहीं कि तकनीक क्या कर सकती है, डर इस बात का है कि इंसान इस तकनीक का इस्तेमाल किस लिए करेगा। क्या हम फिर से एक नई प्रकार की गुलामी की नींव रख रहे हैं, एक ऐसी गुलामी जो शरीर से नहीं बल्कि जीन्स में होगी। अध्याय 4, इंसानी रिश्तों का नया समीकरण, द न्यू इक्वेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। इससे आगे का दृश्य और भी उलझा हुआ है। सोचिए, अगर माता पिता ने आपके गुण चुने हों तो आपका उनके साथ रिश्ता कैसा होगा? क्या वह प्यार और समर्पण का रिश्ता होगा या फिर एक निवेश और उम्मीद का? जब एक बच्चा जानेगा कि वह अपने माँ बाप की डिजाइन की हुई चीज है तो क्या उसके मन में आजादी की भावना खत्म हो जाएगी? और भाई बहनों के बीच, अगर एक बच्चे को बेहतर जीन्स के साथ डिजाइन किया गया है और दूसरे को नहीं, तो क्या उनके बीच पनपने वाली जलन और प्रतिस्पर्धा पारिवारिक प्यार को खत्म कर देगी? हम इंसानी भावनाओं की उस जटिल बुनियाद को तोड़ने का जोखिम उठा रहे हैं जिस पर हजारों सालों से हमारा समाज टिका हुआ है। अध्याय 5, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का खतरा, द डेंजर ऑफ टैम्परिंग विद नेचर। हमारा शरीर, हमारे जीन लाखों करोड़ों साल के विकास का नतीजा हैं। हर जीन, चाहे वह बीमारी वाला ही क्यों न लगे, कई बार कोई न कोई भूमिका निभाता है। क्या पता सिकल सेल एनीमिया का जीन मलेरिया से बचाता हो? क्या पता सिस्टिक फाइब्रोसिस से जुड़ा जीन किसी और संक्रमण से सुरक्षा देता हो? जब हम इन जीन्स को सुधारने निकलेंगे तो कहीं हम प्रकृति के इस नाजुक संतुलन को तो बिगाड़ नहीं देंगे। एक छोटी सी गलती जो आज हमें मामूली लगे, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक भयानक अभिशाप बन सकती है। हम एक ऐसी जिम्मेदारी उठा रहे हैं जिसका भार हमारे कंधे शायद उठाने लायक ही नहीं है। अध्याय 6, भारत की चुनौती, संस्कृति और विज्ञान का संगम, इंडियाज चैलेंज, कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड साइंस। अब इस पूरी बहस को हम भारत के संदर्भ में रखकर देखें। हमारा देश एक अद्भुत विरोधाभास है। एक तरफ हम दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक ताकत बनने की ओर बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर हमारी जड़ें संस्कृति, आस्था और प्रारब्ध जैसी अवधारणाओं में गहरी हैं। भारत के लिए यह सवाल और भी पेचीदा हो जाता है, क्या हम इसे केवल एक वैज्ञानिक प्रगति के तौर पर देखेंगे या फिर इसमें हमें ईश्वर की भूमिका में दखलंदाजी नजर आएगी? हमारे यहाँ कर्म का सिद्धांत है, क्या जीन एडिटिंग एक तरह से अपने कर्म से भागना है? भारत का रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन दुनिया पर इसका गहरा असर जरूर पड़ेगा। अध्याय 7, आखिरी पन्ना, चुनाव हमारा, द फाइनल पेज, द चॉइस इज आवर्स। तो दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। जीन थेरेपी और डिजाइनर बेबीज की यह यात्रा एक ऐसी सड़क है जो दो अलग अलग दिशाओं में जाती है। एक रास्ता हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाता है जहां दर्द और पीड़ा कम है, जहां इंसान लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकता है। दूसरा रास्ता हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां इंसानियत अपने ही बनाए हुए खतरों से जूझ रही है। असली सवाल यह नहीं है कि यह तकनीक क्या कर सकती है, असली सवाल यह है कि हम इसके साथ क्या करना चाहते हैं। क्या हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल केवल ताकत हासिल करने के लिए करेंगे या फिर उसमें जिम्मेदारी और संयम का पुट भी होगा? हमारे हाथ में वह दायित्व आ गया है जिसकी कल्पना हमने कभी नहीं की थी, खुद को और अपनी आने वाली नस्लों को नया रूप देने का। अब देखना यह है कि हम इस दायित्व को कैसे निभाते हैं, क्योंकि अंततः भविष्य हमारे चुनावों का ही तो प्रतिबिंब है। संगीत धीरे धीरे वापस आए, विचारशील और आशा भरा, फिर धीरे धीरे लुप्त हो जाए। भाग 4, अध्याय 1, विज्ञान, विवेक और हमारा भविष्य। पिछले भागों में हमने जाना कि जीन थेरेपी कैसे काम करती है, डिजाइनर बेबीज के नैतिक सवाल क्या हैं और भविष्य के क्या संभावित रास्ते हो सकते हैं। अब इस भाग में हम इन सब बातों को एक कदम और आगे ले जाएंगे।
हम देखेंगे कि दुनिया भर में इस तकनीक को लेकर क्या नियम कानून बन रहे हैं, हमारे देश भारत में इसकी क्या संभावनाएं हैं और सबसे बढ़कर हम एक आम इंसान के तौर पर इस पूरी बहस में खुद को कहां पाते हैं। अध्याय 2, दुनिया की नज़र, कहां है सीमा की रेखा। जब बात इतनी गंभीर हो तो जाहिर है दुनिया भर की सरकारें और वैज्ञानिक संस्थाएं भी चुप नहीं बैठी हैं। अलग अलग देशों ने इस मामले में अलग अलग रुख अपनाया है। कई यूरोपीय देशों ने तो जीन एडिटिंग पर बहुत सख्त पाबंदी लगा रखी है, खासकर उस पर जिसका असर आने वाली पीढ़ियों तक जाए। उनका मानना है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ये खेल बहुत खतरनाक है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और चीन जैसे देश शोध के क्षेत्र में थोड़ी ज्यादा छूट देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी नज़र बनी रहती है। मूल सवाल यही है, क्या शोध को पूरी तरह रोक देना चाहिए या फिर उसे एक साथ नैतिक दायरे में रखकर आगे बढ़ाना चाहिए। अध्याय 3, चीन का विवाद, जब वैज्ञानिक सीमा पार कर गया। साल 2018 की बात है। चीन के एक वैज्ञानिक हे जियानकुई ने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने 2 जुड़वा बच्चियों के जीन्स को इस तरह से बदल दिया है कि वे HIV वायरस से सुरक्षित रह सकें। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय में कोहराम मच गया। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, बल्कि यह भी था कि उन्होंने वैज्ञानिक नैतिकता के सारे नियमों को ताक पर रख दिया। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर इस शक्ति पर सही नियंत्रण नहीं रहा तो इसके भयानक नतीजे हो सकते हैं। ये घटना दुनिया के लिए एक चेतावनी बन गई। अध्याय 4, भारत की स्थिति, संभावनाओं और डर के बीच झूलता देश। अब नजर डालते हैं अपने देश पर। भारत आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ भी जीन थेरेपी पर शोध हो रहा है, खासकर कैंसर और दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियों के इलाज के लिए। लेकिन डिजाइनर बेबीज का मामला यहाँ बहुत संवेदनशील है। भारत का समाज और संस्कृति बच्चों को ईश्वर का देन मानती है। ऐसे में क्या हम उन्हें एक उत्पाद की तरह डिजाइन करने को तैयार होंगे? एक तरफ तो हम दुनिया की अगुवाई करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम अपनी संस्कृति और मूल्यों को भी बचाए रखना चाहते हैं। ये संतुलन बनाना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अध्याय 5, हमारी भूमिका, एक आम इंसान के तौर पर क्या करें। अब सोचिए, इस पूरी तकनीकी और नैतिक उलझन के बीच हम एक आम नागरिक के तौर पर कहां खड़े हैं? क्या ये सिर्फ वैज्ञानिकों और सरकारों का मामला है? जी नहीं, यह मामला सीधे हम सबसे जुड़ा है, क्योंकि आखिरकार ये हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य है। हमारी भूमिका सिर्फ तमाशा देखने की नहीं है। हमें इस बारे में जागरूक होना होगा, पढ़ना होगा और सवाल पूछने होंगे। हमें ये तय करना होगा कि हम किस तरह के भविष्य को हाँ कहेंगे और किसे नहीं। लोकतंत्र में आखिरकार जनता की आवाज ही सबसे ताकतवर होती है। अध्याय 6, शिक्षा की शक्ति, जागरूकता ही समाधान है। इस उलझन का एक ही सीधा साधा समाधान है, शिक्षा और जागरूकता। जब तक आम जनता को यह नहीं पता होगा कि यह तकनीक क्या है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, तब तक हम सही और गलत के बीच फर्क नहीं कर पाएंगे। स्कूलों और कॉलेजों में इस पर चर्चा होनी चाहिए। घर परिवार में इस बात को उठाना चाहिए। जितनी ज्यादा बातचीत होगी, उतना ही हम इस जटिल मुद्दे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। डर की वजह अज्ञानता होती है और ज्ञान ही हमें इस डर से मुक्त कर सकता है। अध्याय 7, सफर का अंत नहीं, एक नई शुरुआत। तो दोस्तों, जीन थेरेपी और डिजाइनर बेबीज पर हमारी यह चर्चा यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो एक शुरुआत है। यह एक ऐसा सफर है जो अभी चलता रहेगा। विज्ञान रुकेगा नहीं और न ही हमारे सवाल रुकने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तकनीक हमारी सेवक हो, हम उसके गुलाम न बन जाएं। हमें अपनी मानवता, अपनी संवेदनशीलता और अपने विवेक को हमेशा बनाए रखना होगा। आने वाला कल हमारे हाथों में है। हम चाहें तो इसे डर और स्वार्थ से भर दें या फिर उम्मीद और मानवता से। चुनाव, जैसा कि हमेशा से रहा है, हमारा अपना है। भाग 5, व्यक्तिगत जीनोमिक्स, तुम्हारा DNA, तुम्हारा भविष्य। पर्सनल जीनोमिक्स, योर DNA, योर फ्यूचर। अब तक हमने जीन थेरेपी और डिजाइनर बेबीज की बड़ी चर्चा की है, लेकिन अब हम एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जो सीधे तौर पर आपसे और आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है। ये है व्यक्तिगत जीनोमिक्स यानी पर्सनल जीनोमिक्स का दौर। कल्पना कीजिए, आपके स्मार्टफोन में आपके DNA की पूरी जानकारी हो।
आपकी सेहत के राज, आपकी कमजोरियां, आपके भविष्य के खतरे, सब कुछ। यह विज्ञान कथा नहीं बल्कि आज की हकीकत है। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे ये तकनीक आपकी जिंदगी को छू रही है। अध्याय 1, डीएनए टेस्टिंग किट। घर बैठे जानिए अपने जीन्स। अब आपको प्रयोगशाला में जाने की जरूरत नहीं। कंपनियां अब डीएनए टेस्टिंग किट बेचती हैं जिसे आप घर बैठे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस थूक का एक नमूना दीजिए। कुछ हफ्तों में आपको एक विस्तृत रिपोर्ट मिल जाएगी। ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि आपके पूर्वज कहां से आए थे, आपको कौन सी बीमारियां होने का खतरा है और यहां तक कि आपके शरीर पर किस तरह की दवाइयां काम करेंगी। ये सूचना का खजाना है, लेकिन क्या यह एक अभिशाप भी बन सकता है? इसका सबसे बड़ा फायदा है निवारक चिकित्सा यानी प्रिवेंटिव मेडिसिन। अगर आपको पता चल जाए कि आपको भविष्य में दिल की बीमारी होने का खतरा है, तो आप आज से ही सतर्क हो सकते हैं। अपनी जीवन शैली बदल सकते हैं, नियमित जांच करवा सकते हैं। इस तरह आप बीमारी को होने से पहले ही रोक सकते हैं। ये चिकित्सा जगत में एक बहुत बड़ी क्रांति है, इलाज से बेहतर बचाव। लेकिन इसके एक बहुत बड़े खतरे की ओर भी ध्यान देना जरूरी है, गोपनीयता का खतरा। जब आप अपना डीएनए डेटा किसी कंपनी को देते हैं तो वह दुनिया की सबसे निजी जानकारी होती है। सवाल यह है कि कंपनियां इस डेटा का इस्तेमाल कैसे करेंगी? क्या वे इसे बीमा कंपनियों को बेच सकती हैं? क्या भविष्य में नौकरी के लिए आपके डीएनए की जांच की जाएगी? अगर यह जानकारी गलत हाथों में पड़ गई तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। यह एक बहुत बड़ी नैतिक चुनौती है। एक और पहलू है जिस पर हमें विचार करना चाहिए, मनोवैज्ञानिक बोझ। क्या आप वाकई यह जानना चाहेंगे कि आपको भविष्य में अल्जाइमर जैसी लाइलाज बीमारी हो सकती है? इस तरह की जानकारी आपके मन पर क्या असर डालेगी? क्या यह आपको डिप्रेशन में ले जाएगी? क्या आप अपना वर्तमान खुशी खुशी जी पाएंगे यदि आपको भविष्य का एक काला अध्याय पता हो? यह एक बहुत ही व्यक्तिगत और संवेदनशील मामला है। भारत जैसे विशाल देश के लिए यह तकनीक वरदान साबित हो सकती है। हमारे यहाँ आनुवंशिक बीमारियों की दर बहुत अधिक है। व्यक्तिगत जीनोमिक्स के जरिए हम लोगों को उनके खतरों के बारे में पहले से आगाह कर सकते हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाला खर्च कम हो सकता है, लेकिन साथ ही हमें डेटा सुरक्षा के मजबूत कानूनों की भी जरूरत है ताकि लोगों की निजता सुरक्षित रहे। व्यक्तिगत जीनोमिक्स की यह यात्रा अभी शुरुआत है। आने वाले समय में इसके और भी चमत्कार देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सिर्फ एक उपकरण है। असली फैसला हमें करना है कि हम इस उपकरण का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या हम इसका इस्तेमाल डर फैलाने के लिए करेंगे या फिर लोगों को सशक्त बनाने के लिए? ये तय करना हम सबकी जिम्मेदारी है। भाग 6, जीन संपादन और कानून नियमों की जंगल। जीन एडिटिंग एंड लॉ, द जंगल ऑफ रेगुलेशंस। जब कोई नई तकनीक आती है तो उसके साथ नए नियम कानूनों की जरूरत भी पड़ती है। जीन एडिटिंग जैसी शक्तिशाली तकनीक के लिए तो यह और भी जरूरी हो जाता है। इस भाग में हम देखेंगे कि दुनिया भर में इस तकनीक को नियंत्रित करने के लिए क्या कानून बनाए जा रहे हैं और क्या ये कानून इस तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बिठा पा रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों ने जीन एडिटिंग के मामले में अलग अलग रुख अपनाया है। यूरोपीय देश आमतौर पर बहुत सख्त हैं। उन्होंने मानव भ्रूण में जीन एडिटिंग पर लगभग पूरी तरह से रोक लगा रखी है। अमेरिका में हालात थोड़े जटिल हैं। वहां शोध की अनुमति है लेकिन क्लिनिकल इस्तेमाल पर सख्त पाबंदियां हैं। चीन ने शुरुआत में ढील दी थी, लेकिन अब वहां भी नियम कड़े हो रहे हैं। यह अंतर दिखाता है कि अलग अलग संस्कृतियों की इस तकनीक के प्रति अलग अलग सोच है। भारत में जीन एडिटिंग को लेकर स्थिति स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) और जैव चिकित्सा अनुसंधान विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं जो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी शरीर की कोशिकाओं में बदलाव की अनुमति तो देते हैं, लेकिन जर्मलाइन जीन एडिटिंग वंशानुगत बदलाव पर रोक लगाते हैं। हालांकि इन नियमों को लागू करने के लिए मजबूत कानूनी ढांचे की जरूरत है। अधिकांश देशों में जीन एडिटिंग शोध को मंजूरी देने से पहले नैतिक समितियों की स्वीकृति जरूरी है। ये समितियां ये सुनिश्चित करती हैं कि शोध मानव अधिकारों और नैतिक मानकों का पालन करे। इन समितियों में सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि नैतिकता के विशेषज्ञ, कानूनविद और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं।
एक बड़ा चिंता का विषय है आनुवंशिक भेदभाव। क्या बीमा कंपनियां आपके डीएनए टेस्ट के आधार पर आपका प्रीमियम बढ़ा सकती हैं? क्या नौकरी देते समय एम्प्लॉयर्स आपके आनुवंशिक रिपोर्ट की मांग कर सकते हैं? अमेरिका में तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्ट (GINA) नामक कानून इस तरह के भेदभाव को रोकता है, लेकिन भारत में अभी ऐसा कोई विशेष कानून नहीं है। एक और जटिल मुद्दा है जीन एडिटिंग तकनीकों के पेटेंट का। क्या किसी कंपनी के पास क्रिस्पर जैसी जीवन रक्षक तकनीक पर एक अधिकार होना चाहिए? क्या इससे शोध महंगा हो जाएगा और गरीब देशों तक इसकी पहुंच सीमित हो जाएगी? यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि कहीं जीन एडिटिंग तकनीक सिर्फ अमीरों तक ही सीमित न रह जाए। सबसे बड़ी चुनौती है कानून का विज्ञान के साथ तालमेल बिठा पाना। विज्ञान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि कानून उसके पीछे छूटता जा रहा है। जब तक कोई कानून बनता है, तब तक विज्ञान एक नई चुनौती पेश कर देता है। इसलिए हमें ऐसे लचीले कानूनी ढांचे की जरूरत है जो नई चुनौतियों के अनुसार ढल सके। केवल वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के बीच चर्चा ही पर्याप्त नहीं है। इस बहस में आम जनता की भागीदारी बेहद जरूरी है। जनसुनवाइयां, सार्वजनिक चर्चाएं और शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। आखिरकार ये तकनीक पूरी मानव जाति को प्रभावित करेगी, इसलिए इस पर फैसला लेने में पूरे समाज की आवाज सुनी जानी चाहिए। जीन एडिटिंग एक ऐसा मुद्दा है जो किसी एक देश की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। इसके लिए वैश्विक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जैसी संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। दुनिया के सभी देशों को मिलकर इस शक्तिशाली तकनीक के जिम्मेदार इस्तेमाल के लिए रास्ता तय करना होगा। भाग 7, अंतिम पड़ाव, मानवता की नई सुबह। द फाइनल फ्रंटियर, ह्यूमैनिटीज न्यू डॉन। इस लंबी यात्रा में हमने देखा कि कैसे जीन थेरेपी ने चिकित्सा जगत में क्रांति ला दी है। हमने डिजाइनर बेबीज की नैतिक उलझनों को समझा, व्यक्तिगत जीनोमिक्स की संभावनाओं से रूबरू हुए और कानूनी ढांचे की चुनौतियों को जाना। अब इस अंतिम भाग में हम इन सभी धागों को एक साथ बुनेंगे और विचार करेंगे कि आखिर यह सब हमें किस ओर ले जा रहा है। आज मानवता एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे अपने भविष्य का रास्ता स्वयं चुनना है। एक ओर जहां हमारे पास बीमारियों को जड़ से मिटाने का अवसर है, वहीं दूसरी ओर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का जोखिम भी उठा रहे हैं। यह कोई साधारण विकल्प नहीं है, यह वह निर्णय है जो आने वाली सदियों तक मानव जाति की दिशा तय करेगा। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात है संतुलन बनाए रखना। विज्ञान और नैतिकता के बीच का संतुलन, प्रगति और सावधानी के बीच का संतुलन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच का संतुलन। ये संतुलन ही हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। चाहे चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमें आशा नहीं खोनी चाहिए। इतिहास गवाह है कि मानवता ने हमेशा नई चुनौतियों का सामना किया है और उन पर विजय पाई है। आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिक, नीति निर्माता और विचारक मिलकर इस जटिल मुद्दे पर काम कर रहे हैं। ये सिर्फ वैज्ञानिकों या सरकारों का मामला नहीं है। इस बहस में हम सबकी भूमिका है। एक जागरूक नागरिक के रूप में, एक माता पिता के रूप में, एक समाज के सदस्य के रूप में हम सबको इस विषय पर शिक्षित होना होगा और अपनी आवाज उठानी होगी। आने वाला कल कैसा होगा, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या फैसले लेते हैं। हो सकता है कि भविष्य में हम एक ऐसी दुनिया देखें जहां गंभीर बीमारियां इतिहास की बात हो चुकी हों, जहां हर बच्चा स्वस्थ पैदा होता हो और जहां मानवता ने अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों पर विजय पा ली हो। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम जो फैसले आज ले रहे हैं, उनका असर हमारी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। हमें ऐसी विरासत छोड़नी चाहिए जिस पर हमें गर्व हो, एक ऐसी दुनिया जहां विज्ञान मानवता की सेवा करे, न कि उस पर हावी हो। जीन थेरेपी और डिजाइनर बेबीज की यह कहानी असल में मानवीय महत्वाकांक्षा की कहानी है। ये हमारी जिज्ञासा की, खोज की और बेहतर भविष्य की चाहत की कहानी है। जैसे हम इस नई सुबह के साक्षी बनते हैं, आइए हम संयम और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ें। आइए हम ऐसा भविष्य बनाएं जहां विज्ञान और मानवता साथ साथ चलें, एक दूसरे को पूरक बनाएं।